जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर हमला किया तो रूस ने इजरायल को दी चेतावनी। ऐसा गलती ना करे इजरायल, महंगा पड़ेगा। रूस ईरान के संपर्क में, जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे तुर्की प्रेसिडेंट का बड़ा ऐलान, अरब देशों से इजरायल को लेकर कर दी सख्त मांग। इसी के साथ आपको बताएंगे शेख हसीना की बड़ी मुश्किल, अरेस्ट वारंट जारी। बांग्लादेश में आज़ादी से जुड़ी छुट्टियां भी कैंसिल, क्यों मचा बवाल। तो दोस्तों सभी खबरें आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, रूस ने इजरायल को गंभीर चेतावनी दी है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की किसी भी योजना पर विचार ना करे। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गी रियाबकोव ने हाल ही में इजरायल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ऐसा कोई कदम उठाता है तो ये बेहद खतरनाक होगा। हमने बार बार चेतावनी दी है कि इजरायल इसके बारे में सोचा भी ना करे। अगर ऐसा हुआ तो ये एक तबाही भरा कदम होगा और परमाणु सुरक्षा के मौजूदा नियमों का उल्लंघन करेगा। उनका कहना था कि ऐसा करना मध्य पूर्व में स्थिति को और बिगाड़ देगा। इजरायल और पश्चिमी देशों को लंबे समय से यह डर है कि ईरान अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आड़ में एक परमाणु बम विकसित कर रहा है, जिससे तेहरान ने हमेशा नकारा है। रियाबकोव ने यह भी बताया कि रूस और ईरान लगातार संपर्क में है और मध्य पूर्व की स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे हैं, चाहे क्षेत्र में तनाव कितना भी हो। हालांकि ये साफ नहीं है कि रूस ने यह संदेश इजरायल को किस प्रकार से पहुंचाया है। रूस की ये चेतावनी तब आई जब इजरायल ने 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा करीब 200 मिसाइलें दागने के बाद जवाबी कार्रवाई करने की बात कही थी। इस बात की अटकलें तेज हो गई कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है, जैसा कि वो लंबे समय से धमकी देता आया है। ईरान ने इन मिसाइलों को इजरायल पर इसलिए दागा क्योंकि 27 सितंबर को इजरायल ने लेबनान के हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अब्बास नलफरोशन को एक हवाई हमले में मार दिया था। इसके अलावा 31 जुलाई को हमास के नेता इस्माइल हनिया पर हुए हमले की भी जिम्मेदारी इजरायल पर डाली गई थी। इजरायल ने कहा है कि वो इस हमले का जवाब देगा और इसके रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने कहा कि यह हमला बहुत सटीक, घातक और अप्रत्याशित होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को ईरान के परमाणु या तेल ठिकानों पर हमला न करने की चेतावनी दी है, लेकिन इजरायल ने साफ किया है कि वो अपनी प्रतिक्रिया खुद तय करेगा, ना कि अमेरिका। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर उसकी बुनियादी ढांचे पर हमला होता है तो इसका जवाब और भी कड़ा होगा। रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर रसूल सनी राद ने कहा कि अगर किसी ने ईरान के परमाणु या ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया तो ये उनके लिए एक लाल रेखा पार करने जैसा होगा, जिसका मतलब है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल रूस और ईरान के बीच संबंध पिछले कुछ दशकों में काफी मजबूत हुए हैं, खासकर मध्य पूर्व में साझा हितों के कारण। और रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी दोनों देशों का सामरिक और आर्थिक सहयोग कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर, जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने अरब लीग से इजरायल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की पुरजोर अपील की है, ताकि इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर उनकी कूटनीतिक कोशिशों में तेजी लाई जा सके। अंकारा में आयोजित एक आपातकालीन बैठक में बोलते हुए एर्दोगान ने अरब देशों के नेताओं से अपील की कि वो गाजा में हो रही हिंसा के जवाब में फौरन और ठोस कदम उठाएं। अपने संबोधन में एर्दोगान ने गाजा में इजरायल की फौजी कार्रवाई की सख्त आलोचना की, जिसके कारण सैकड़ों बेगुनाह नागरिक शहीद हुए हैं और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इजरायल की इन कार्रवाइयों को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और इल्जाम लगाया कि बैनुल अक़वामी बिरादरी यानी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजरायल को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रही है। एर्दोगान ने कहा, हम इस जुल्म के आगे खामोश नहीं रह सकते। यह हमारा दीनो ईमान और इंसानी फर्ज है कि हम गाजा के मजलूमों की हिफाजत करें और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं। तुर्की के सदर ने इस बात पर जोर दिया कि अरब लीग को फिलिस्तीनी मकसद के साथ हमदर्दी जताते हुए इजरायल को हथियारों की सप्लाई फौरन रोक देनी चाहिए। उन्होंने कहा, इजरायल पर दबाव डालने का सबसे असरदार तरीका एक मजबूत और मुत्तहिद अरब जवाब है।
मैं अरब लीग से दरख्वास्त करता हूं कि वो इजराइल पर फौरन हथियार प्रतिबंध लगाए। ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। यह बयान उस वक्त आया है जब गाजा में इजरायली हवाई और ज़मीनी हमलों से पूरे आलमी सतह पर आक्रोश फैल रहा है। तुर्की के सदर लंबे अरसे से इजराइल की नीतियों के मुखालिफ रहे हैं, खासकर फ़लस्तीनी इलाकों में इजरायली कार्रवाई को लेकर। एर्दोगान ने तुर्की की तरफ से फ़लस्तीन के लिए जारी इंसानी और सियासी मदद का जिक्र करते हुए इसे आगे भी जारी रखने का यकीन दिलाया। अरब लीग के नेताओं ने अभी तक एर्दोगान के हथियार प्रतिबंध की अपील पर औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर माना जा रहा है कि यह मसला आने वाले दिनों में अरब दुनिया की सियासी बहस का मरकज बनेगा। एर्दोगान की अपील मुसलमान देशों के अंदर बढ़ते गुस्से को दिखाती है, जो लंबे अरसे से इजराइल की मिलिट्री कार्रवाई के खिलाफ अरब हुकूमतों से मजबूत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। गाजा में जारी जंग ने इजराइल और तुर्की के रिश्तों में भी कशीदगी पैदा कर दी है, क्योंकि अंकारा ने फ़लस्तीन के हुकूक की हिमायत के लिए आलमी सतह पर एक ज्यादा सक्रिय किरदार निभाना शुरू किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि एर्दोगान का यह कदम तुर्की और इजराइल के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। एर्दोगान ने अपने बयान का अंत इस अपील के साथ किया कि फौरन अमन मुज़ाकरात शुरू किए जाएं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र, इस सूरत हाल में दखल देकर इस जंग को रोकने की कोशिश करें। एर्दोगान ने कहा, युद्ध विराम होना चाहिए और इन अत्याचारों के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब कार्रवाई करने का समय है। गाजा की मौजूदा सूरत हाल में एर्दोगान की यह अपील अरब हुक्मरानों पर दबाव बढ़ा सकती है कि वो इजराइल के खिलाफ ज्यादा कड़ा और साफ रुख अपनाएं, जिससे इस्लामी दुनिया और क्षेत्रीय सियासत का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने वहां की आज़ादी और संस्थापक से जुड़े दिनों की 8 सरकारी छुट्टियां कैंसिल करने की घोषणा की है। इनमें से 2 तारीखें जो सबसे अहम है, उनमें 7 मार्च और 15 अगस्त शामिल है। 7 मार्च को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण देकर पूरे देश को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एकजुट किया था। इस दिन को वहां आज़ादी का बिगुल फूंकने के दिन के तौर पर याद किया जाता है। वहीं 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक मनाया जाता है। 1975 में इसी दिन बांग्लादेश की सेना के कई अफसरों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर घुसकर उनकी हत्या कर तख्ता पलट किया था। इस दिन वहां शोक मनाया जाता है। इन दोनों दिनों पर छुट्टी कैंसिल करने का फैसला यूनुस के एडवाइजर्स की एक बैठक में लिया गया है। ये फैसला लेने वालों में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किए थे, जिसके बाद उनका तख्ता पलट हो गया। वहीं छुट्टियां कैंसिल करने पर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने विरोध जताया है। पार्टी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि गैर कानूनी सरकार बांग्लादेश बनने के इतिहास को खत्म कर देना चाहती है। ये देश में पाकिस्तान की सोच थोपना चाहते हैं। सरकार शेख मुजीब को राष्ट्रपिता नहीं मानती है। ये अब जिन्ना का जन्मदिन मनाएगी। इस पर अंतरिम सरकार में शामिल और शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन का चेहरा रहे नाहिद इस्लाम ने कहा, देश का इतिहास 1952 से ही शुरू नहीं हुआ। हम 1947, 1971, 1990 और 2024 में भी लड़े हैं। हमने कई आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी है। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 45 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इनमें हसीना की अवामी लीग नेता भी शामिल है। ये वारंट छात्र आंदोलन में कथित अपराधों के संबंध में जारी किया गया है। ट्रिब्यूनल ने निर्देश देते हुए कहा कि वो हसीना समेत इन 46 लोगों को 28 नवंबर तक गिरफ्तार कर ट्रिब्यूनल के सामने पेश करेंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अगस्त में हसीना सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाने की बात कही थी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक देखते रहिए MW न्यूज़।